वेलकम टू 8 PM एक्सप्लेन द स्टोरी नेम पिनोकियो। ये कहानी है एक ऐसे लकड़ी की पुतले की जिसमें कुदरती तौर पे जान आ गई है जो मरने के बाद हर बार वापस लौट आता है। तो इस कहानी में हम यही जान पाएंगे कि अगर ऐसा कोई पुतला दुनिया में होता है तो इंसान उसके संग कैसा व्यवहार करते हैं और क्या वो खुशी से इंसानों के बीच इस दुनिया में रह सकता है, ये हम आगे स्टोरी में जान पाएंगे। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम कम टू स्टोरी लाइन। तो कहानी की शुरुआत एक जपेटो नाम के कारपेंटर से होती है जो इटली के एक छोटे से शहर में रहता था और उसी का एक बेटा रहता है कार्लोस। और ये दोनों एक दूसरे के साथ जीवन में होने से बहुत ही खुश है और इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। और जपेटो अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो उसके लिए हर दिन लकड़ी के कोई नए नए खिलौने बना दिया करता है और इन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, बस एक दूसरे का साथ चाहिए था। और वो रोज रात को कार्लोस को सोने से पहले कहानी सुनाया करते थे और वो आज भी रात को सोने समय कार्लो के कहानी सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी और वो जब भी झूठ बोला करती थी उसके नाक लंबे हो जाते थे। और इस कहानी का अंत बता के ये दोनों खुशी खुशी सो जाते हैं। फिर अगले दिन जपेटो चर्च जाता है वहाँ के काम को करने के लिए और कार्लोस भी साथ में जाता है। और जपेटो चर्च में एक लकड़ी की जीसस की स्टैचू बना रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी बाहर से कुछ आवाज आने लगती है और जब जपेटो जाके देखता है तो आसमान में कुछ फाइटर प्लेन चल रहे थे क्योंकि अभी विश्व युद्ध का समय चल रहा था। और एक बम आके उसी चर्च के ऊपर गिरता है और एक पल में जपेटो की सारी खुशियाँ उससे छीन जाती है क्योंकि उसका बेटा कार्लोस अंदर था। और इस विश्व युद्ध में जपेटो का बेटा कार्लोस मर जाता है और उस दिन के बाद से वो अकेला लाचार बूढ़ा हमेशा अपने बेटे के कब्र के पास बैठा हुआ रहता था और बहुत ही मुश्किल से काम किया करता था और खाता था बहुत ही कम और हमेशा रोता रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उसका बेटा कार्लोस उसे लौटा दे। और साल गुजरे और दुनिया आगे बढ़ गई पर जपेटो वहीं रहा। और फिर एक दिन जपेटो गाछ के नीचे बैठकर अपने बेटे के कब्र के पास रो रहा था और ठीक उसी गाछ के ऊपर में एक झिंगुर रहता है जिसका नाम था सेबेस्टियन। और वो जपेटो को बहुत दिन से जानता है क्योंकि जपेटो हर वक्त उस गाछ के नीचे आके रोया करता है और सेबेस्टियन का घर है उस गाछ के ऊपर। और जपेटो एक दिन शराब के नशे में उसी गाछ के नीचे बैठ के रो रहा होता है और वो अचानक डिसाइड करता है कि वो इस गाछ को काट के अपने बेटे कार्लोस को बनाएगा और वो उस गाछ को काट के लेके चला जाता है अपने घर। और उसी गाछ के खोल में जहाँ सेबेस्टियन रहता है वो भी उसके साथ उसका घर चला जाता है और जपेटो पूरी मेहनत से एक लकड़ी का कठपुतला बनाता है जो देखने में उसके बेटे कार्लोस की तरह रहता है। और फिर वो सो जाता है और सेबेस्टियन सोच रहा होता है कि वो अपने घर को यानी इस लकड़ी को यहाँ से कैसे लेके जाए जिसमें वो रहता है। और तभी उस कमरे में अचानक रोशनी चमकने लगती है और वहाँ पे एक मायावी यानी जादुई लेडी आती है। असल में इनका काम रहता है जीवन देना और उन लोगों की मदद करना जो अपनी जिंदगी के राहों से भटक गए हैं और अपनी लाइफ से उदास हो गए हैं। और वो अपने मैजिक यानी जादू से उस लकड़ी के पुतले में जान डाल देती है और उसका नाम रखती है पिनोकियो। और ये सब देख के सेबेस्टियन जो उस लकड़ी के अंदर था वहाँ से बाहर निकलता और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि ये मेरा घर है। और वो देवी सेबेस्टियन को कहती है कि तुम जिंदगी में जो दोगे वो पाओगे। अगर तुम पिनोकियो को एक अच्छा बच्चा और सही रास्ते में चलना सिखाओगे तो मैं तुम्हारी एक कोई भी विश पूरी कर दूंगी। और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर अगले दिन जपेटो जब जागता है तो उसे अपने घर में किसी के रहने की एहसास होती है। असल में वो पिनोकियो रहता है और जपेटो पहले देख के तो उसे नर्वस हो जाता है लेकिन बाद में पिनोकियो उसे डैड कह के बुलाता है। और जपेटो जिसने अपना बेटा कार्लोस को खोया है वो भी पिनोकियो को देखकर खुश हो जाता है कि उसके लाइफ में वापस से कोई आ चुका है। और फिर एक दिन जब जपेटो चर्च में रहता है तो पिनोकियो उसे खोजता खोजता वहाँ पे पहुँच जाता है और चर्च के सारे लोग पिनोकियो को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सब कहते हैं ये तो कोई काला जादू है या बुरी शक्ति या कठपुतली में जान कैसे आ सकती है। और जपेटो वहाँ पे सबको समझाता है कि ये मेरा बेटा पिनोकियो है और किसी भी तरह वहाँ से घर लेके चला आता है। लेकिन अब शहर के सारे लोग जान चुके हैं कि जपेटो के पास एक कठपुतली है जो बोलता है। और फिर रात को उसके घर में मेयर आते हैं और उसका बेटा कैंडलविक और चर्च के फादरी और मेयर जपेटो से कहते हैं तुम्हें अपने बेटे पिनोकियो को सही रास्ते पे चलाना चाहिए और उसे कल से तुम स्कूल भेज देना। और ये बात सुनकर जपेटो भी बहुत ही खुश होता है। और यहाँ पर मेयर के बेटे कैंडलविक और पिनोकियो के बीच में दोस्ती भी हो जाती है एक दूसरे से बात करते हुए। और फिर रात को सोने से पिनोकियो सेबेस्टियन से जपेटो के बेटे कार्लोस के बारे में पूछता है और सेबेस्टियन उसके बेटे कार्लोस के बारे में सब कुछ बता देता है। और पिनोकियो को तो ये भी नहीं पता था कि लोग मरते हैं क्योंकि वो अभी के इंसानों के लिए मतलबी स्वार्थी और लालची नहीं होता है और वो प्योर इंसान रहता है जैसा भगवान ईश्वर जिस धर्म पे आप विश्वास करते हैं उन्होंने हमें जैसा बनाया था लेकिन अभी हम वैसे नहीं हैं। ओके बैक टू स्टोरी लाइन। और फिर सेबेस्टियन
अपने घर यानी पिनोकियो के दिल में, जहाँ पे उसका घर था वहाँ पे जाके सो जाता है। और फिर अगले दिन जेपेटो अपने काम पे जा रहा था और साथ में पिनोकियो भी उसके साथ जाता है और पिनोकियो को एक सर्कस का बंदर देख लेता है बात करते हुए और चलते हुए, क्योंकि वहाँ के रास्तों में कार्निवल के पोस्टर सटा रहा होता है, कार्निवल यानी कठपुतलियों की शो, और उस बंदर का नाम रहता है सेवेस्टूरा। और फिर जेपेटो और पिनोकियो उसी चर्च में चले जाते हैं जहाँ पे जेपेटो अगली बार काम कर रहा था और वो इस बार भी जीसस की मूर्ति को बनाने के लिए आया था उस चर्च में। और पिनोकियो बुक लेकर वहाँ से स्कूल की ओर जाने लगता है और दूसरी सीन में हम देखते हैं वो बंदर अपने सर्कस के मालिक जिसका नाम रहता है केंट वालपेर, वो उसे पिनोकियो के बारे में सब कुछ बता देता है। और इधर दूसरी ओर पिनोकियो और सेबेस्टियन एक दूसरे से बातें करते हुए स्कूल की ओर जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में वो बंदर और उसका मालिक आ जाते हैं पिनोकियो को खोजते हुए और वो पिनोकियो को लालच देते हैं कि वो उसे अपने शो का स्टार बनाएंगे और इससे लोग उसे बहुत पसंद किया करेंगे। और वैसे भी पिनोकियो को कोई पसंद नहीं किया करता था क्योंकि सबको लगता है कि पिनोकियो कालो जादू से बना हुआ है। और वो सर्कस का मालिक उसे खाने पीने की बहुत सारे लालच देता है और पिनोकियो भी उसके साथ कार्निवल में जाने के लिए मान जाता है। लेकिन सेबेस्टियन उससे कहता है कि तुम्हें स्कूल जाना है, लेकिन बहुत ही चालाकी से वो बंदर सेबेस्टियन को पिनोकियो से अलग कर देता है और वो लोग पिनोकियो को लेके अपने कार्निवल शो के करने वाली जगह पे चले जाते हैं। और दूसरी तरफ रात को जेपेटो पिनोकियो को खोजते खोजते उसी कार्निवल शो तक पहुंच जाता है क्योंकि ये सारी बात सेबेस्टियन ने जेपेटो को बता दी थी। और जेपेटो वहाँ से पिनोकियो को लेके जाने लगता है और कहता है तुम स्कूल क्यों नहीं गए, जिस पर पिनोकियो उनसे झूठ कह देता है, जिस पर पिनोकियो की थोड़ी सी नाक बड़ी हो जाती है, जिस पर जेपेटो समझ जाता है कि वो उसे झूठ बोल रहा है और पिनोकियो बार बार झूठ बोलते रहता है जिससे उसकी नाक और लंबी होती जाती है। और जेपेटो जैसे अपने बेटे पिनोकियो को लेकर वहाँ से जाने लगता है तभी वही सर्कस का मालिक वहाँ पे चला आता है और कहता है तुम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि कानूनी रूप से इसने मेरे सर्कस के कॉन्ट्रैक्ट पे एग्रीमेंट किया है। असल में सर्कस का मालिक पिनोकियो को झूठ बोलकर उसका साइन ले लिया था और इन दोनों को एक दूसरे से पिनोकियो को लेने के चक्कर में पिनोकियो रास्ते के बीच में चला आता है और पीछे से मेयर की ट्रक आती है जिसमें मेयर और उसके सारे फैमिली बैठे हुए थे। अब वो पिनोकियो को ठोक देते हैं यानी कि एक्सीडेंट। फिर पिनोकियो की आंख एक दूसरी जगह में खुलती है जहाँ पे लोग मरने के बाद पहुंच जाते हैं। फिर उसे वहाँ पे एक मौत की देवी देखने के लिए मिलती है यानी कि वो उसी देवी की बहन है जिन्होंने पिनोकियो को जीवन दिया है। और वो पिनोकियो से कहती है कि तुम्हें मेरी बहन ने बनाया है, तुम्हें एक जिंदगी दी जिसका तुम्हें हक नहीं था, यानी कि कोई कुर्सी टेबल से जिंदा नहीं हो सकता है लेकिन तुम हो, लिहाजा तुम मर नहीं सकते। जिससे पिनोकियो तो बहुत खुश हो जाता है और वो उसे एक समय की घड़ी की रेत दिखाती है और कहती है कि रेत जब तक खत्म ना हो तुम यहाँ पे रहोगे और खत्म होते ही मैं वापस से तुम्हें इंसानों की दुनिया में भेज दूंगी। और रेत खत्म होते ही वापस से पिनोकियो अपने डैड के पास चला आता है और जब इंसानों की दुनिया में उसका आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में रहता है। उसके पास में उसका डैड, वो सर्कस का मालिक और मेयर की फैमिली रहती है और जिस पर पिनोकियो के डैड उसे लेके जाने लगते हैं। लेकिन वो सर्कस का मालिक कहता है कि कानूनी तौर से इसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे एग्रीमेंट किया है और इसे मैं ले जाऊंगा और नहीं तो तुम्हें मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में लिए गए कीमत को जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा। और मेयर जब पिनोकियो के इस बात को जानते कि वो मरता नहीं तो मेयर कहते हैं कि हमारे देश के आर्मी में जाएगा और ये हमारे देश की धरोहर है। लेकिन पिनोकियो के डैड इन सभी से वक्त लेके चले जाते हैं और कहते हैं कि इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। और फिर घर आने के बाद पिनोकियो के डैड उसके ऊपर बहुत बकते हैं, डांटते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, स्कूल नहीं जाके तुम कार्निवल में क्यों चले गए और उस कॉन्ट्रैक्ट पे तुमने क्यों साइन किया। और उसे ये भी कह देते कि मेरा बेटा कार्लोस तुम जैसा नहीं था और तुम ते मेरे ऊपर बोझ हो। अब पिनोकियो पहली बार अपने डैड के इस क्रूर बात को सुनकर उदास हो जाता है और रात को सोने समय सेबेस्टियन से बात करता है कि डैडी मुझे ऐसे क्यों बोल रहे थे, जिस पर सेबेस्टियन से बताता है कि माँ बाप गुस्सा होकर कभी कभी अपने बच्चों को चिल्ला देते हैं, हालांकि वो बात सच नहीं होती, वो जो गुस्से में बोलते हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद पिनोकियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फैसला करता है कि वो कार्निवल जाएगा और शो में काम करेगा और पैसों से अपनी डैड की मदद करेगा और इस तरह मेयर भी उसे सिपाही नहीं बनाएंगे और जंग में ना लेके जाएंगे। और ये सुनकर सेबेस्टियन उसे समझाता भी है कि ये सही नहीं है, लेकिन पिनोकियो उसे एक कांच के गिलास में बंद करके चला जाता है कार्निवल, जहाँ पे वो सर्कस से मालिक से डिसाइड करता है कि आज से वो जो भी इनकम करेंगे उसमें से 50% पिनोकियो को डैड को भेज दिया जाएगा और 50% वो रखेगा, जिस पर वो भी राजी हो जाता है। और फिर उस दिन के बाद से पिनोकियो और वो सर्कस का मालिक अलग अलग जगह पे कार्निवल करते थे और बहुत सारा पैसा कमाते थे। और अब उस सर्कस का मालिक का खास और पूरे दुनिया भर के लोगों का प्यारा हो गया था पिनोकियो। और दूसरी ओर पिनोकियो के डैड को भी अपनी गलतियों का पछतावा हो गया था कि उन्होंने पिनोकियो से ऐसा बात किया। और सेबेस्टियन और पिनोकियो के डैड मिलकर पिनोकियो के हर एक जगह में जाके खोजने लगते हैं जहाँ जहाँ कार्निवल फेस्टिवल होता था, मगर हर बार वहाँ से कार्निवल कहीं और शिफ्ट हो जाने की वजह से
पिनोकियो के डैड पिनोकियो से नहीं मिल पा रहे थे और दूसरी ओर कार्निवल की इतनी पॉपुलैरिटी या फेमस होने की वजह से इटली शहर के एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर उनका शो देखने के लिए कुछ दिन बाद आने वाले थे, जिससे सर्कस के मालिक को बहुत पैसा मिलने वाला था। और सर्कस का मालिक एक बेरहम जालिम के जैसा पिनोकियो को हर समय ट्रेनिंग करवाता था और बहुत सारा काम किया करता था। और ये देखकर उस सर्कस के बंदर सेबरटूरा को बहुत ही खराब लगता है और वो पुतलों के सहारे पिनोकियो को बता देता है कि सर्कस का मालिक तुम्हारे संग धोखा कर रहा है, असल में वो कोई भी पैसा तुम्हारे डैड को नहीं भेजता है। लेकिन ये सब बोलते हुए सर्कस का मालिक सुन लेता है और फिर अगले दिन वो सर्कस के बंदर को बहुत ही मारता है, जिसपे पिनोकियो जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो सर्कस का मालिक पिनोकियो को कहता है तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा होगा। अब पिनोकियो भी समझ चुका है कि सर्कस का मालिक एक बुरा इंसान है। और दूसरे सीन में हम पिनोकियो के डैड को देखते हैं जो हर जगह पिनोकियो को तलाश कर रहे होते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि समुद्र के उस पार एक बहुत बड़ा पिनोकियो का शो होने वाला है, जिसमें सारे लोग आएंगे और वो एक नाव को लेके उस पार जाने लगते हैं। लेकिन समुद्र के बीच में एक बहुत ही बड़ी सी मछली जो 10,000 सालों में सिर्फ धूप लेने के लिए एक बार ऊपर आती है कुछ दिनों के लिए, और वो पिनोकियो के डैड के बोट को पूरा अपने पेट के अंदर निगल जाती है और पिनोकियो के डैड उस जगह फंस जाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद वो दिन चला आता है जिस दिन उस बड़े से आर्मी ऑफिसर के सामने पिनोकियो को शो करना है। और फिर वो और बंदर मिलकर बहुत ही खराब शो करते हैं, जिसमें वो उस आर्मी ऑफिसर के बहुत ही इंसल्ट करते हैं। और ये देखकर आर्मी ऑफिसर अपने लोगों को कहता है कि इस कठपुतली को तोड़ दो, तबाह कर दो। असल में ये पिनोकियो और उस बंदर का प्लान था कि ऐसा करके पिनोकियो वापस से अपने डैड के पास चला जाएगा। लेकिन उस अफसर के गोली मारते पिनोकियो वापस से मर जाता है और उसी मौत की देवी के पास पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही रेत का टाइम पूरा होता है पिनोकियो वापस से इंसानों की दुनिया में चला आता है। और इस बार जब उसका आँख खुलता है तो वो अपने शहर के मेयर के पास रहता है, क्योंकि वो भी एक आर्मी अफसर थे और वो भी वहाँ से पिनोकियो को लेके चले आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पिनोकियो वापस से मरने के बाद जिंदा हो जाएगा। और वो पिनोकियो को लेके एक आर्मी कैंप में जाते हैं जहाँ पे इटली के जवानों को जंग में जाने के लिए ट्रेनिंग किया जाता था। और वहाँ पर वो पिनोकियो को बहुत सारे बम वेपन और बहुत कुछ सिखाते हैं। और पिनोकियो यहाँ पे मेयर के बेटे कैंडलविक के साथ भी मिलके ट्रेनिंग करता है। और फिर कुछ दिनों बाद इस कैंप पे हवाई हमला होता है विश्व युद्ध का, और ऊपर से बम गिरने की वजह से यहाँ पे सब लोग मर जाते हैं। और पिनोकियो एक बार फिर से उस मौत की देवी के पास जाके वापस से जिंदा होकर आ जाता है। लेकिन इस बार जब उसका आँख खुलता है तो वो सर्कस के मालिक के सामने रहता है और वो उसे एक लकड़ी के ऊपर बांधकर नीचे से आग लगाने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि पिनोकियो की वजह से अब उसका सर्कस नहीं रहा, क्योंकि उस आर्मी ऑफिसर ने उसके सर्कस को ही पूरा तबाह कर दिया था। और वो पिनोकियो से बदला लेने के लिए उस लकड़ियों में आग लगाने लगता है। लेकिन पिनोकियो का दोस्त वही बंदर जो है तो जानवर, लेकिन इंसान से बेसी उसके अंदर दूसरों के लिए प्यार है, और वो सर्कस के मालिक के संग बगावत करता है। और इसी बगावत के बीच में वो बंदर, पिनोकियो और उसी सर्कस का मालिक और ये तीनों ऊपर पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं समुंदर में। और फिर अगली सुबह जब पिनोकियो और उसके बंदर दोस्त सेबरटूरा की आंख खुलती है, हालांकि इस बंदर का नाम अच्छा नहीं है, और फिर पिनोकियो के पास में एक टापू दिखता है और ये दोनों खुशी से चिल्लाते हैं। लेकिन असल में वो कोई टापू नहीं रहता है, वो वही मछली रहती है जो 10,000 सालों में एक बार धूप लेने के लिए पानी में आती है ऊपर की ओर। और वो आवाज को सुनकर हलचल से अपने मुंह को खोलती है और पानी के बहाव के साथ पिनोकियो और वो बंदर उसके पेट में चले जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों घूरते हुए पिनोकियो के डैड भी मिल जाते हैं। और ये देखकर पिनोकियो बहुत खुश होता है क्योंकि अपने डैड से वापस मिल गया है। और फिर वहाँ पे उसके डैड सेबेस्टियन, पिनोकियो और उसका बंदर दोस्त वहाँ से निकलने की बात करते हैं। लेकिन पिनोकियो के डैड कहते हैं हम यहाँ पे फंस चुके हैं और इसी मछली के पेट में हमें मछली पकड़ के खाते हुए अपने आप को जिंदा रखना है, जैसा मैं और सेबेस्टियन करते आ रहा हूँ। लेकिन तभी सेबेस्टियन को उसके पेट के ऊपर की ओर एक छेद दिखता है जिसमें से हवा बाहर की ओर जा रहा था और एक पत्ता भी उड़ते हुए उस छेद से बाहर चला जाता है। और ये देखकर ये सभी लोग उस छेद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इनसे कुछ दूर में रहता है, जिसकी वजह से ये लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और सेबेस्टियन पिनोकियो को कहता है कि तुम झूठ बोलो जिससे तुम्हारी नाक लंबी होगी। और पिनोकियो भी वैसा ही करता है और उसकी नाक बहुत लंबी होने की वजह से वो लोग उस लकड़ी के सहारे सब उस छेद तक पहुंच जाते हैं और उस जगह से निकल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो बड़े से मछली को बाहर में कुछ हलचल महसूस होती है, क्योंकि ये चारों जब उसके पेट से निकले थे तो हवा के प्रेशर की वजह से ये लोग अलग अलग गिरते हैं। और पिनोकियो एक बॉम्ब के ऊपर चढ़ जाता है जो पानी में तैर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे विश्व युद्ध का समय चल रहा था, इसीलिए हर जगह पर ऊपर से बम गिराए जाते थे। और पानी में गिरने की वजह से उसके स्विच में प्रेशर नहीं पड़ा था, इसीलिए वो बम नहीं फटा था। और वो बड़ी सी मछली जो जान चुकी है कि उसके पास में बाहर में कोई है, और वो वापस से पिनोकियो को अपने मुंह के अंदर डाल लेती है और उसके डैड और बाकी लोगों का पीछा करने लगती है, जिससे उन्हें वो वापस से खा पाए।
लेकिन पिनोकियो जो बम और बंदूक के बारे में बहुत कुछ जान चुका है, क्योंकि कुछ दिन तक वो आर्मी कैंप में था, और वो मछली के पेट में उस बम को ब्लास्ट कर देता है, जिससे पिनोकियो तो मर जाता है क्योंकि उसे पता है कि वापस से जिंदा हो जाएगा। लेकिन ब्लास्ट की वजह से उसके डैड भी पास में थे जो घायल हो चुके थे, इसीलिए वो मौत की देवी से कहता है कि वो उसे जल्दी से वापस भेजे, जैसे अपने डैड को बचा ले। लेकिन मौत की देवी कहती है कि वो उसे नहीं भेज सकती जब तक इस रेत का टाइम पूरा ना हो पाए, लेकिन तुम्हारे पास एक उपाय है, अगर तुम इस रेत की घड़ी को तोड़ दोगे तो वापस जा सकते हो, लेकिन वापस से जिंदा नहीं हो पाओगे मरने के बाद। और पिनोकियो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और वो उस रेत की घड़ी को तोड़ के वापस अपने डैड के पास चला आता है, लेकिन पानी में डूबने की वजह से उसके डैड बेहोश हो गए थे। और पिनोकियो जिसका एक हाथ भी टूट चुका है उस बम ब्लास्ट में, लेकिन वो किसी भी तरह अपने डैड और अपने सभी दोस्तों को बचाता है। लेकिन इस बीच पिनोकियो की मौत हो जाती है पानी में डूब के बचाते बचाते। और पिनोकियो के मरने के बाद पिनोकियो के डैड उसे गोदी में उठाकर फिर से एक बार रोने लगते हैं, और तभी वहाँ पे वही मायावी देवी एक बार फिर से आती है जिन्होंने पिनोकियो को जीवन दिया था, और वो जेपेटो से कहती है कि मैंने आपकी जिंदगी में खुशियाँ लाने के लिए पिनोकियो को भेजी थी। लेकिन जेपेटो कहते हैं मेरी जिंदगी में खुशियाँ तो थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि पिनोकियो भी अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन देवी कहती है आपको बचाने के लिए एक असली बच्चा बन गया, और असली बच्चे कहीं भी लौट कर वापस नहीं आते हैं। और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है वैसे सेबेस्टियन कहता है कि जीवन की देवी आपने मुझसे एक वादा किया था कि अगर मैंने पिनोकियो को अच्छे राह और रास्ते पे ले गया तो आप मेरी कोई भी एक इच्छा को पूरी करेंगी। और पिनोकियो की अच्छाई भी आपको देख रही होगी, क्योंकि उसने अपनी जान की नापरवाह करते हुए अपने डैड और हम सभी की जान को बचाया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे एक इच्छा के बदले पिनोकियो को वापस से जिंदा कर दे। और वो देवी पिनोकियो को वापस से जिंदा कर देती है, और अभी ये चारों मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन वक्त के साथ जेपेटो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, और कुछ दिनों के बाद सेबेस्टियन की भी मौत हो जाती है। लेकिन पिनोकियो आज भी उसे एक माचिस के बॉक्स में रखकर अपने दिल के पास रखता है जहाँ पे सेबेस्टियन का घर था। और इस बात से हमें एक जिनिस सीखने के लिए मिलती है, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा कि जो जैसा है उसे वैसे ही हमें अपनाना चाहिए। उसे हम किसी और से कंपेयर करेंगे तो हमारी जिंदगी एक अलग दिशा की ओर चली जाएगी, और हमारे साथ वो सब होगा जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। और एक बात, अभी मैं YouTube पे नया हूँ तो सब्सक्राइब करो या तो ना, लेकिन वीडियो को लाइक करके कमेंट करो और बताओ कैसा लगा, नहीं तो मैं तुम्हारी किडनी को बेच के आईफोन किन लूंगा अपने लिए। और जब इतना कुछ कर ही दे रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी एक कर ही दो, उसमें पैसा थोड़ी लगता है। और थैंक यू आपका हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।